ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेसी। अब यहाँ पर देखना है हमारा लिटरेसी रेट इंडिया में जो है हमारा कितना है, ठीक है, हिसाब से है। तो लिटरेसी रेट वैसे जब हमारा देश भाई आज़ाद हुआ था, लिटरेसी जो है वैसे बेसिकली लिटरेसी किसे कहते हैं, लिटरेसी उसे कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो पढ़ा लिखा इन द सेंस जो मतलब इंडिया की, हमारे देश की कोई भी एक भाषा, हिंदी, इंग्लिश या जितनी भी लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर कोई इंसान जो कि 7 साल का है या 7 साल से ऊपर का है, ठीक है, तो अगर वो इनमें से हमारे देश में की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से अगर एक भी भाषा वो बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उसको जो है कंट्री में उसे लिटरेट बोला जाता है। लिटरेट पर्सन है जो 7 इयर्स और अबव, ठीक है, और जो पढ़ लिख सकता है, ठीक है, कोई भी एक भाषा। पढ़ लिख सकता है एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में किस हिसाब से चलता है या क्या है, तो हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तब जो है हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट था, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो थे हमारे 18% 1951 में, ठीक है, देश आज़ाद होने के इतने 4-5 साल, मतलब उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 2018 तक आते आते 85% हमारे देश के जो लोग थे वो पढ़े लिखे की कैटेगरी में आने लग गए थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो अ नीडेड इफ द सिटीजन आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। सो लिटरेसी जो है वो ये नहीं है कि हमारी ज़रूरत है इसलिए जो है हमें पढ़ा लिखा होना है, तो मतलब ये हमारा राइट ही नहीं है। राइट तो मतलब है ही हमारा राइट, हमें पढ़ने का अधिकार जो है वो हमें दे रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, बट उसके साथ साथ हमारी ज़रूरत भी है, ठीक है, हमारी नीड भी है, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई, बिना पढ़ाई के आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता है, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ मस्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड, एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। और एजुकेशन मस्ट होने के बाद भी, उसके बाद भी बहुत कंपटीशन है कि भाई तुम्हारी एजुकेशन इतनी है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, ताकि हमें जो है क्योंकि हमारी नीड है, इफ़ द सिटीजन्स आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, अगर हमें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है अच्छे से, हमें अपने राइट्स जो है प्रॉपर्ली एंजॉय करने हैं, मतलब लिटरेसी के अलावा, पढ़े लिखे होने के अलावा हमारे और अपने खुद के और कितने राइट्स हैं या क्या क्या हमारे राइट्स हैं, ठीक है, वो हमें पता होने चाहिए। तो राइट पता होने के लिए भी जो है पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक एग्जांपल, लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं कि रिजर्वेशन जो है मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली जो है रिजर्वेशन हमारी कंट्री में लाइक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली रखा गया है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ जानने के लिए भी शहरों में तो लोगों को पता है, सिटीज़ में जो पढ़े लिखे नहीं है इतने लोग, उनको पता है कि भाई हमारे लिए रिजर्वेशन है, लेकिन विलेजेस में, गाँव में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है कि भाई रिजर्वेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो however a vast difference is noticed across different section of the population, still then इसके बावजूद भी जो है बहुत सारा डिफरेंसेस जो है हमारी पॉपुलेशन में जो है देखा गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है डिफरेंसेस रहते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, हर सेक्शन यानी कि हर ग्रुप ऑफ सोसाइटी में, सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब यहाँ पर यही है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, और भी कैटेगरीज़ हैं हमारी कंट्री में, लाइक ओबीसी कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, कुछ बैकवर्ड कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, दलित कैटेगरीज वो SC में ही आती है, ठीक है, दलित कैटेगरीज हैं। तो हाउएवर इतना सब कुछ लिटरेसी वगैरह इतना आगे करने के बावजूद भी जो है हमारी कंट्री के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस जो है वो देखा गया है। हैं कि लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16 पॉइंट। अब यहाँ पर वो तब हमें पता चलता है जब हम अपने इंडिया का, अगर हम करीब से जब हम अपना डाटा देखते हैं, तो इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट वेरी फ्रॉम 94% इन केरला, 62% इन बिहार। मतलब बिहार और केरला में लिटरेसी रेट में काफ़ी डिफरेंसेस हमने देखे हैं। दूसरा, साथ ही साथ अगर हम अपनी कंट्री का डाटा बहुत डीपली केयरफुली अगर हम स्टडी करें तो ये देखा गया है कि विलेजेस के मुकाबले में जो अर्बन है यानी सिटीज़ में जो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन कंपैरिजन टू विलेज में जो है कम पढ़े लिखे लोग आपको दिखेंगे। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.1% हायर देन फीमेल, 16
0.1% जो है फीमेल के अकॉर्डिंग हायर है। मेल का लिटरेसी रेट इट इज़ अबाउट 14.2 हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, ठीक है। सो रूरल एरिया के कंपेरेंस में अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो अर्बन एरिया में मेल्स जो है वो, साथ ही साथ मैन और वुमेन्स जो है मतलब गर्ल और बॉयज़ में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। गर्ल और बॉय में जैसे यहाँ पे 16% हाइयर रेट है बॉयज़ में इन कंपैरिजन टू फीमेल। मतलब लड़कियों को लोग ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस लड़कों को पढ़ाया जाओ और वही लड़के जो है कल को जो है पेरेंट्स की जो है ऐसी ही तैसी कर देते हैं, ठीक है। जिन लड़कों को पढ़ाने में माँ बाप जो है बहुत एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, बहुत ज़्यादा दिन रात करना। खैर एनीवेज, तो अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो स्टेट में भी हमारे जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लिटरेसी रेट है। जैसे मैंने अभी बताया केरला में 94 है, बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। वहीं बिहार में जो है 62% है, ठीक है। गोवा में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। और इधर आपका ये सिक्किम में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। नागालैंड में, मिजोरम में बहुत अच्छा है। और जितना आपके ये रेड मार्क दिख रहा है यहाँ पे 73% के अकॉर्डिंग जो है आपका लिटरेसी रेट जो है हर जगह पर, हर एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो हर एस्पेक्ट्स में जो है लिटरेसी रेट अलग अलग है। गर्ल्स और बॉय में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और आपके स्टेट्स वाइज भी हमारी कंट्री में काफ़ी डिफरेंसेस है। और रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी लिटरेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, तो वो है आपका केरला। और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किसका है, वो है आपका बिहार, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, इसे आप देख लीजिएगा और इससे आपको पता होना चाहिए। जो लिटरेसी रेट आपने अभी देखा, कहीं पर जेंडर डिफरेंसेस है, अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए सॉल्यूशन इसका ये है कि बहुत सारे स्कूल्स बनाए जाएं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएं ताकि बच्चे जो है एटलीस्ट 1 to 5th की जो है एजुकेशन जो है बच्चे ले पाएं। सो द प्राइमरी स्कूल सिस्टम 1 to 5th हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,000 इन 2019-20। सो इससे ओवरकम करने के लिए नो डाउट हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बनाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डाटा क्या लिखा हुआ है, 7,78,000 के करीब जो है 2020 तक जो है स्कूल्स बनाए गए, ठीक है। बहुत होते हैं, 7 लाख स्कूल्स बहुत होते हैं, ठीक है, जिसमें 1 to 5th तक की जो है एजुकेशन दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ अ स्कूल हैज़ बीन डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ अ स्कूलिंग एंड द हाई ड्रॉप आउट रेट्स। लेकिन क्या है, इन सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं बच्चों को मिल पा रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि कुछ मैक्सिमम ज़्यादातर स्कूल्स में यही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स जो बनाए गए विलेजेस में बनाए गए, लेकिन स्टिल विलेज में जो लोग रहते हैं वो स्कूल ऐसी जगह बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में, टॉयलेट वॉशरूम्स नहीं है, ठीक है, क्लासेस ठीक नहीं है बैठने के लिए, डेस्क बेंचेस प्रॉपर्ली नहीं है कुछ स्कूल्स में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, जहाँ टीचर्स अवेलेबल है वहाँ उन टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है। बहुत सारी आपने इन दिनों क्या कई सालों तक जो है अभी इस साल लास्ट ईयर कई सालों से न्यूज़ वगैरह में अगर आपने न्यूज़ देखती है, इसलिए मैं बोलती हूँ अपने हर स्टूडेंट को प्लीज़ वॉच न्यूज़ डेली, आप 15-20 मिनट्स की न्यूज़ ज़रूर देखा करो, ठीक है। सो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बिहार के बहुत सारे स्कूल्स पे जाकर जो है छापा मारा है, यूपी के बहुत सारे स्कूल्स पे जाके छापा मारा गया, पंजाब के, हरियाणा के, बहुत नॉर्थ इंडिया के कई स्कूल्स में जाके छापे मारे गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर कई स्कूल्स में छापे मारे गए हैं जहाँ पर टीचर्स को पढ़ना ना पढ़ाना आता ही नहीं है, ठीक है। टीचर्स को पढ़ाना आता ही नहीं है, टीचर्स को पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाना है। कहीं पर टीचर्स जो है वो टीचर्स आपके जो है कहीं पर सो रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में कहीं पर टीचर्स सोते हुए मिलते हैं, कहीं पर टीचर्स जो है आते ही नहीं है, टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और सैलरी उनको मिल रही है प्रॉपर्ली। तो यही बहुत सारे इसी तरीके से और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से बच्चों को अच्छी फैसिलिटी पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाती है कई, और इस वजह से कई ड्रॉप आउट्स रेट जो है इन गवर्नमेंट स्कूल में ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कई जगहों पर स्कूल जो है बहुत दूर है, विलेज मतलब है विलेज में ही, लेकिन ऐसी जगह पर बनाया जहाँ पे बच्चों के घर जो है बहुत दूर है, तो थोड़े दिन तक वो आते हैं, उसके बाद फिर वो स्कूल्स नहीं आते हैं, ठीक है। और 7,80,000 स्कूल लगभग अप्रॉक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रावधान निकाला था, सर्व शिक्षा अभियान करके, ठीक है। सो एम्स टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। सो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और सब बच्चे एजुकेटेड होने पाएँ कंपलसरी, तो उसके लिए 6 से 14 इस एज के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ताकि जो है बच्चे 6 से 14 साल तक के बच्चे, पहले था आपका 7 ईयर्स तक के जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है,
वो अगर कोई भी भाषा जानते हैं तो उन्हें जो है, पहले हमने पढ़ा ना लिटरेसी रेट, तो उन्हें लिटरेट कहा जाता था, लेकिन वो जो था वो एनफ नहीं था एक्चुअली, इट्स नॉट एनफ, वो काफ़ी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए उससे आगे की भी एजुकेशन लेना लोगों के लिए ज़रूरी था। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये जो एजुकेशन थी, ये थी आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये गवर्नमेंट ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी को बोली थी, स्पेशली जो पुअर्स है, ठीक है। पुअर के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया था। नाउ इट इज़ अ टाइम बॉन्ड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके ये सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टार्ट किया। द लोकल गवर्नमेंट, इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो लाइक इन सिंपल वे में देखें कैसे, इसे मैं आपको समझा देती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्टार्ट किया, ये भाई हमें लागू करवाना है, ठीक है। ये पास हुआ, ये बिल एक काइंड ऑफ अ बिल भी इसे कह सकते हैं, ये पास हुआ, ये एक लॉ बना, भाई सर्व शिक्षा अभियान जो है एक नई स्कीम बनी, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, इट्स टू बी कॉल्ड एज स्कीम। तो ये एजुकेशन के लिए स्कीम बनी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में इसको लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ली। स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसमें शामिल थी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हो गई आपकी ग्राम पंचायत, जो कि विलेज में वर्क करती है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो कि स्पेशली विलेज में वर्क करती है, और ये सर्व शिक्षा अभियान स्पेशली विलेज में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, विलेज में और शहरों में भी, ठीक है। विलेज और शहर, विलेज और सिटी दोनों में ये था, ठीक है। सो लोकल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल थी। लोकल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी ग्राम पंचायत को, विलेजेस में और सिटी में जो मेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इस तरीके की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कि हेड होता है मेयर, ठीक है। सो इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग, और वहाँ की उस पर्टिकुलर जगह की कम्युनिटी। अभी नीचे इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी यानी कि उस जगह की वो लोकल जो एरिया है, उस लोकल एरिया की जो कम्युनिटी है, वो भी साथ साथ में इस सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए वो भी इसमें सहायता, इसमें मदद, इसमें हेल्प, इसमें कंट्रीब्यूट करेगी बाई, आप ये समझ लीजिए बाई हुक और क्रोक, ठीक है। तो इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट को, यहाँ रेट होगा, एनरोलमेंट रेट को बढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स एंड द बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड, ठीक है। तो स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, यानी कि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल आएँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए, और एक और इसके पीछे मतलब सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ एक और वो चलाया गया जिसमें कहा जाता है बैक टू स्कूल कैंपस। दोबारा हमें स्कूल कैंपस में जाना है, इसमें बच्चे इनिशिएटिव ले, इसके लिए ये दो चीज़ें स्टार्ट करी गई, ठीक है। ओके, सो ब्रिज कोर्सेज क्या होता है? ब्रिज कोर्सेज ये होता है क्योंकि कई बार क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल्स को बच्चों ने जैसे जो ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, नहीं आ पाए, कुछ भी रीजंस उनके अपने रीजंस रहे होंगे, स्कूल दूर था, तो मान लीजिए उन्होंने 5th तक की पढ़ाई करी, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसलिए बैक टू स्कूल से स्टार्ट किए कि जब दोबारा आप 8th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 5th और 8th तक का जो जितना भी सिलेबस होगा वो भी आपको साथ साथ में कराया जाएगा, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं? ब्रिज कोर्सेज वो होते हैं जैसे कि बच्चे ने जैसे अगर स्कूल पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ने के बाद उसके बाद वो जब दोबारा एडमिशन ले रहा है तो उसके बीच में जितनी भी नॉलेज तुम्हारी जो रह गई है, तो वो नॉलेज को भी जो है कवर अप किया जाएगा, वो भी आपको सारा कवर अप कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ब्रिज बन जाएगा। जब आपने मतलब भाई जब आप 2-3 साल तक नहीं आए, फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा ज्वाइन करने के बारे में आपको बोला गया, आप गैप रह गया था, वो गैप को भरने के लिए ये ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए। ब्रिज यानी कि पुल बना दिया। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा। ओके, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक और स्कीम स्टार्ट करी, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान एक बड़ी स्कीम थी, उसके अंदर ये छोटे छोटे कोर्सेज थे, ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंपस, मिड डे मील स्कीम्स, ठीक है। सो ये एक और स्कीम स्टार्ट करी जिसे हम कहते हैं मिड डे मील स्कीम, काफ़ी फेमस रही, इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। कहने को तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे के न्यूट्रिशन पर ध्यान करने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत ये सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी जो है, क्योंकि इंडिया जो है घोटालों का गढ़ है, ठीक है, यहाँ पर घोटाले किए बिना यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है पूरी नहीं होती है,
तो इस मिड डे मील में भी जो है बहुत सारे घोटाले जो है बीच में होने लग गए। बच्चों को ये मिड डे मील दिया जाता था, मतलब जब वो सुबह अगर मॉर्निंग में स्कूल आ रहे हैं 9 बजे, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास उन्हें खाना दिया जाता। तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती थी, जिससे कि बच्चों को जो है एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। और ये खाने के लिए, क्योंकि गरीब बच्चों के पास अक्सर यही होता है कि गरीब बच्चों के पास खाने के लिए नहीं होता, ठीक है, जो गरीब हैं, पुअर हैं, विलेज में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक टाइम का खाना खाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2 टाइम का 3 टाइम का जुटा पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्कूल में इसलिए खाने की व्यवस्था शुरू करी, ताकि बच्चे कम से कम खाने के लालच से ही स्कूल में पढ़ने आएंगे, और माँ बाप भी खाने के लालच से कम बच्चे को ज़बरदस्ती भेजेंगे कि कम से कम हम नहीं खा सकते हैं तो कम से कम बच्चा तो हमारा खा सकेगा, गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलेगा, पेट भर के इसका खाना भी मिलेगा, पेट भर के ये खा सकता है, साथ ही साथ इसकी एजुकेशन भी, ये थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेगा और इसको पेट भर के खाना भी मिलेगा, ठीक है। सो इस वजह से ये मिड डे मील जो है स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, के वजह से, ताकि एनकरेज अटेंडेंस। जब बच्चा आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी अटेंडेंस भी जो है बराबर डेली लगेगी, एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे का ध्यान भी जो है वो नहीं भटकेगा, बच्चा ध्यान पढ़ाई में जो है वो बच्चा पढ़ाई में भी जो है, स्टडीज़ में भी अपना ध्यान लगाएगा, ठीक है, एंड इम्प्रूव, और खाना अच्छा मिलेगा, खाना देंगे तो भाई उसकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो भी अच्छा होगा। लेकिन थोड़े दिन तक तो ये ठीक चला, सही चला, लेकिन उसके बाद जो है इस मिड डे मील में भी जो है वो करप्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मिड डे मील में कई स्कूल्स में ऐसा पकड़ा गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिया का जो नदन वाला पार्ट है, तो नदन पार्ट में आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और सेंट्रल पार्ट में अगर आप आएंगे तो एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे मिड डे मील स्कीम चलती है, ठीक है। उन गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम के नाम पर जो है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये कोई टीचर, आई डोंट नो टीचर बताएगी कि नहीं बताएगी, ये मुझे नहीं पता, मिड डे मील के नाम पे बच्चों को जो है वो सड़ा हुआ खाना दिया जाता था। हमारी जो है सरकार है, ठीक है, सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि इतनी भारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, और उस पॉपुलेशन में इतना भारी तादाद में बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ खाना जा रहा है, चावल जा रहे हैं, दाल जा रहा है, उसके लिए बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, इतने सारे लाखों लैक्स ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, लैक्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं जिनके लिए वो मिड डे मील का खाना जो है वो तैयार किया जाता था, ठीक है, लैक्स ऑफ बच्चा है, लाखों में बच्चा है, ठीक है, और वहाँ पर जो है उनको ये सड़ा हुआ खाना दिया जाता था, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में काफ़ी दिखाया जाता था, न्यूज़ में कई जगहों पर जो है, कई स्कूल में जो है छापे वगैरह मारे गए, ठीक है। तो उन छापों में क्या मिला है कि चावल जो होते हैं आपके, उन चावल में आपके छिपकली मिली है, ठीक है, चावलों में छिपकली मिली है, और खीर के नाम पर भी उनको दिया जाता था कि भाई खीर बनाइए बच्चों के लिए, उसमें सूढ़ियाँ मिली हैं, ये इस तरीके का, ऐसा इसमें गंदी संदी, मतलब अगर गरीब है तो आप उसको अड़ा सला गला खाना, जानवरों और कीड़ों मकोड़ों वाला खाना मतलब खिला दो, तो गरीब की कोई वो नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है, गरीब है तो इसका मतलब वो आड़ा साला खाना कुछ भी खा लेगा। तो ये है करप्शन का एक ओपन, कहते हैं ना, लोगों की आँख खुलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि करप्शन के। ओके, इसके बाद जो है, जो 12th 5 ईयर प्लान बनाया गवर्नमेंट ने एजुकेशन को ही लेकर, तो क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड ही ये पूरा एज अ चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स पे। सो 12th 5 ईयर प्लान में द ग्रॉस एनरोल्ड रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 इज 27%। 2019 to 20 5 ईयर प्लान बेसिकली जो है 5 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन उस 5 ईयर प्लान में हम सिर्फ पर्टिकुलर इस एक साल का जो है डाटा जो है हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, 19 to 22 विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। यानी कि कहने का मतलब है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन that one enrolled that were enrolled in educational institution divided by total number of people in that age group,
इन दैट एज ग्रुप, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वन एनरोल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो है टोटल हमारे पूरी कंट्री में टोटल बच्चे 18 से 23 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 18 से 23 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं 18 से 83 एज ग्रुप के बच्चे जो अच्छे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन्स ले रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली 18 के बाद जो है आपका ग्रेजुएशन ज़्यादातर बच्चा स्टार्ट करता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप उससे जो है हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो दे रखा है, तो डिवाइड कैसे कर देते हैं, लाइक हमारी कंट्री में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 1000 बच्चों पे सिर्फ 27 बच्चे ही जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। टोटल एज ग्रुप के बच्चे, टोटल 18 से 23 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं हमारे पास 1000, और उसमें से सिर्फ 27 बच्चे ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रेशो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। सो 27% बच्चा जो है मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो ये परसेंटेज भी कितनी आएगी इसकी, 27% ही आएगी इसकी, ठीक है। जो परसेंटेज होगी वो भी इतनी आएगी। तो दुनिया का, वर्ल्ड का अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का एवरेज जो अगर हम निकालें तो वर्ल्ड का भी इतना ही है लगभग, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम पर्सनली अपनी कंट्री का अगर हम देखें तो हमारी कंट्री का थोड़ा सा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। लेकिन अगर हम जो उनकी बात करें जो बच्चे नहीं जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ओके, सो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस किया, ठीक है। इंक्रीज एसेस क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ अ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, ठीक है। सीबीएसई जो है हर साल जो है करिकुलम जो है चेंज करती है, क्योंकि अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है। सीबीएसई करिकुलम तो चेंज करती है, लेकिन सीबीएसई जो है कभी एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं करती। एनसीईआरटी जो है सीबीएसई की कभी भी जो है वो अपडेटेड नहीं रहती है, ठीक है। इस साल पता नहीं लास्ट ईयर से कुछ अपडेट होना शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन नेवर टू बी अपडेटेड। एनसीईआरटी जितने साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए उतने सालों में तो कभी आज तक अपडेट नहीं हुई है। अब शायद लास्ट ईयर से, लास्ट 2 या 3 ईयर से जो है एनसीईआरटी कुछ अपडेटेड अब हो रही है, ठीक है। खैर फिलहाल इंक्रीजिंग एसेस काफ़ी और भी सीबीएसई जो है या बोर्ड जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जितने भी सीबीएसई आईसीएसई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए नए नए मेथड्स जो हैं अडॉप्ट करते हैं, नई नई करिकुलम्स लेकर आते हैं। हर बार जो है करिकुलम्स को चेंज किया जाता है ताकि बच्चे भी अपडेटेड रहें, लेकिन नहीं करते हैं तो एक ही चीज़ को नहीं करते हैं अपडेटेड, वो है अपनी एनसीईआरटी। तो इसके अलावा वोकेशनलाइज्ड जो है कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। वोकेशनलाइज यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ठीक है, स्किल्स बच्चों में डेवलप्ड करने की काफ़ी कोशिश करी गई है, और मतलब पूरी कोशिश अभी भी हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हो गया यानी बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, स्पोर्ट्स सिखाना, ठीक है, आईटी सेक्टर में कुछ नई चीज़ें सिखाना, ठीक है। तो ये होती है स्किल्स, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा नई नई स्किल्स सीखने से बच्चे जो है, ये है कि बच्चा अगर 10th तक की स्टडी कर रहा है तो उसके साथ साथ वो अलग से कुछ ऐसी चीज़ भी वोकेशनलाइज कोर्सेज सीख रहा है जिससे कि इन फ्यूचर अगर उसे कहीं काम करने की ज़रूरत पड़े तो वो काम करके उससे अर्निंग भी कर सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन खोले हैं, ठीक है। अगर कोई घर बैठे जो है कहीं से भी डिस्टेंसली कहीं से भी अगर पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। लाइक आपने इग्नू के बारे में सुना होगा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उसका सिस्टम ये है कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी आप जो है अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इग्नू से कर सकते हैं, और उसकी बहुत अच्छी खासी जो है वैल्यू है डिस्टेंस एजुकेशन। एंड रादर देन दिस कन्वर्जेंस ऑफ अ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें, और इनके अलावा कन्वर्जेंस ऑफ अ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी शुरू किया गया है। डिस्टेंस से भी आप डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे ओपन किए गए हैं, आईटी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आज के टाइम पे आईटी सेक्टर की जो है बहुत ज़्यादा बूम है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है, ठीक है। एंड इस वजह से आईटी इंस्टीट्यूशन बहुत हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं। आईटी के लिए अलग अलग छोटे कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी आईटी के लिए नई नई चीज़ें जो है ओपन करी है, ठीक है। फोकस हो रही है एजुकेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कि भाई एजुकेशन को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी जो है ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़
बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डाटा देखेंगे, ट्रेंड इन लिटरेसी रेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का देखेंगे, ये डाटा है, लिटरेसी रेट का डाटा है, ठीक है। इसमें आप जो ब्लू वाले देख रहे हैं ये आपके हैं पर्सन्स, मतलब ओवरऑल पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है। रेड वाले मेल हैं, ग्रीन वाले आपके फीमेल्स हैं, ठीक है। सो आप अगर ब्लू वाले में, रेड और ग्रीन में अगर आप देखोगे तो रेड और ग्रीन में जो है यहाँ पर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि बॉयज़ में और गर्ल्स की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो है गैप है, ठीक है। लेकिन ये गैप जो है जैसे जैसे साल ईयर बढ़ते जा रहे हैं ये गैप जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इतना रह गया गैप, अब इतना रह गया, लेकिन स्टिल गैप अभी भी है। यानी कि लोग जो है लड़कियों को स्टडी कराने में अभी भी पैसा जो है कम खर्च करते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स पे पैसा कम खर्च करते हैं और बॉयज़ पे जो है पैसा कम ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। मतलब बॉयज़ को पढ़ाने में पेरेंट्स जो हैं आज भी लोग जो है बॉयज़ को पढ़ाने में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स को पढ़ाने में, ठीक है। जिन लड़कों को माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके जो है इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर फलाना ढिमकाना जो ऐसे इतना तरह बनाते हैं, यही लड़के आगे चल के जो है माँ बाप को जो है छोड़ के चले जाते हैं। अपनी शादी हो गई, बस अपनी बीवी बच्चों को लेके माँ बाप को लेके माँ बाप को छोड़ के बीवी बच्चों को लेके चले जाते हैं। वही लड़के जो है माँ बाप को एंड टाइम पर जो है बुढ़ापे में धोखा देते हैं। बट गर्ल्स जो है अब इस तरीके से गर्ल्स में आज तक भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो हुआ, लेकिन गर्ल्स का बहुत ही कम ही ये सुनने में आया है कि लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत करें। स्टिल बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आई है, लेकिन अभी भी लोगों को जो है ना, लोगों की आंखें जो हैं वो अभी भी नहीं खुली हैं। इसलिए लोग जो है अभी भी लड़कियों को जो है पढ़ाने में कम पैसा खर्च करते हैं और लड़कों को पढ़ाने में अभी भी ज़्यादा पैसा खर्च। पॉपुलेशन का डाटा देखोगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एजुकेशन जो का जो डाटा है, लिटरेसी रेट है, वो धीरे धीरे यहाँ पर ब्लू जो ये लाइन है ओवरऑल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन भी क्योंकि बढ़ रही है, ठीक है, तो कंट्री की पॉपुलेशन की बढ़ने के साथ साथ जो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन जो है यानी कि जो लिटरेसी रेट वाली जो पॉपुलेशन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इंक्लूडेड हैं इस डाटा में, तो इसलिए ये ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है, गर्ल्स से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ। नाउ एजुकेशन पे खर्च करना, गवर्नमेंट एजुकेशन को अच्छा कर रही है, ये तो चलो बात समझ में आती है, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है बढ़ा रही है और हमने बहुत सारे काम किए हैं लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। लेकिन हेल्थ को क्यों इंप्रूव करना है, किस लिए इंप्रूव करना है, ठीक है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, वेयर एज अनहेल्थी पर्सन विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज his her output to the overall growth of the organization, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है हेल्थ पे क्यों खर्च करना है, हेल्थ पे इसलिए गवर्नमेंट को खर्च करना है क्योंकि अगर आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है, आपके एरिया में, आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके एरिया में अगर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, आप बीमार हो गए तो आप कहाँ जाएंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे भाई, ऑब्वियसली सी बात है हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है। लेकिन तो जब आप जो है देश के तभी काम आएंगे जब आप एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। क्योंकि पढ़े लिखे हो तो ठीक है, पढ़ा लिखा तो है, वो तो पढ़ाई लिखाई करेगा, एजुकेशन लेगा, ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप एजुकेशन को लेकर क्या करेंगे। हेल्थ इज़ एन इनडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस ओन वेल बीइंग। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप कोई काम कर सकते हैं, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, तभी आप कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो एक हेल्दी पर्सन है वो इसीलिए कहलाता है एसेट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो वो हो जाएगा फिर लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है तो ना आप देश के काम आएंगे, ना आप कमा पाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी आपसे अच्छे से नहीं होगी, ना ही आप अपनी फैमिली को देख रेख कर पाएंगे, ना अपनी फैमिली को कमा के दे पाएंगे, ना ही आप अपनी कंट्री को कमा के दे सकते हैं। व्हाट वी हैव डन द नेशनल पॉलिसी, व्हाट वी हैव डन, अब तक हमने मतलब क्या किया है। तो हमारी देश की गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी बनाई है, ठीक है, पूरे देश के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई है। अलग अलग तो हमने एजुकेशन के लिए, ठीक है, दूसरा हमने हेल्थ के लिए, लिटरेसी रेट को भी अच्छा करने के लिए हमने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, अलग अलग सारी चीज़ें बनाई। लेकिन हमने हेल्थ को लेकर जो है हमने पूरे नेशन वाइड पूरे कंट्री में भी एक अलग नेशनल पॉलिसी बनाई। उसमें हमने क्या किया, टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ केयर को मतलब देश के लोगों की हेल्थ केयर को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज बनाई स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो ये क्या है, ये है आपका सबसे पहले हेल्थ केयर, ठीक है, एसेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर यानी कि आ जाते हैं आपके हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाए, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स विलेजेस वगैरह में भी तो थे ही नहीं, ठीक है। सिटीज़ में भी हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत कम थे, कई बार ऐसा होता था कि हॉस्पिटल इतने दूर होते थे कि जब तक हम मरीज को लेकर जाते थे तब तक जो है उसकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो हेल्थ केयर आ जाता है आपका हॉस्पिटल्स, ठीक है।
फैमिली वेलफेयर आ जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है छोटी फैमिली रखना, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है गवर्नमेंट ने, हमने नहीं मतलब गवर्नमेंट ने जो है हम दो हमारे दो के नारे वगैरह लगवाए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन 70s 60s और 70s में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और आज की पॉपुलेशन को भी देखते हुए ऐसे ही लगता है कि दोबारा से ये नारे जो है लगवाने पड़ेंगे, हम दो हमारे दो वाले, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी तो आपको रिसोर्सेज की उतनी ही कम आपको रिसोर्सेज मिल पाएगा, आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, आपके बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, और साथ ही साथ कंट्री के लिए भी रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे अगर फैमिली बहुत बड़ी होगी। तो लोगों को ये समझाना फैमिली वेलफेयर के थ्रू कि भाई फैमिली जो है आपको अपनी छोटी रखनी है, ठीक है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी, यानी कि जो गांव की विलेज की जो पुअर महिलाएं होती थी, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, ठीक है, विलेज की पुअर प्रेग्नेंट्स, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उनके न्यूट्रिशनल के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया, ठीक है ना। उनको अच्छी न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई, अच्छा खाना प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके बाद जो उनके जब बच्चे हों तो उनको भी अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशनल खाना मिले। न्यूट्रिशनल खाना और एक नॉर्मल खाने में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल खाना जो नॉर्मल हम सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे अलग से कुछ अच्छी डाइट चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो वो अगर दूध डेली नहीं भी पिएगा तो चलेगा, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को डेली दूध चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो उसको डेली रूटीन में उसके चाहिए ही चाहिए। उसमें से दूध और फ्रूट्स जो है जो कि मस्ट होता है, ठीक है। आता है हमारा अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स। तो हमारी कंट्री की कुछ ऐसी भी पॉपुलेशन थी जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज थी। अंडर प्रिविलेज वो लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर जिन्हें हम कहते हैं, बहुत पुअर, मतलब अंडर प्रिविलेज इतने पुअर होते हैं कि मतलब उनका ना ही उनको कोई, जो बस्तियों में ना यहाँ वहाँ जो बच्चे घूमते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा भिखारी वगैरह जो बच्चे होते हैं भीख मांगते हैं, दे आर कम्स इन द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं, जो बच्चे हो गए, बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, लोग जो हैं जो भीख वगैरह मांगते हैं सड़कों पे, ठीक है, भिखारी वगैरह जो खड़े रहते हैं, उन अंडर प्रिविलेज जो लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स चलाए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। अब कौन से प्रोग्राम चलाए हैं मैंने तो खैर अकॉर्डिंग टू द बुक ही मैं आपको बता रही हूँ, बट इन प्रैक्टिकली जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि हर चीज़ प्रैक्टिकली अलग होती है, बुक में जो है चीज़ें अलग लिखी हुई होती हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के जो देखे जा सकते हैं, जो कि देखे गए हैं, ठीक है, और लोगों ने देखे हैं। तो अब इनके लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम बनाए हैं भाई गवर्नमेंट ने, दैट आई डोंट नो। आपको अगर पता लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इन ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए या लोगों के लिए किस तरीके के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो बाकी 50 ईयर्स में जो अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो प्रोग्राम देखे भी गए हैं, लोगों ने उसको एक्वायर भी किया, उसकी फैसिलिटीज़ भी लोगों को मिली है। नाउ नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट हमारी कंट्री में अब कैसा है, किस तरीके से हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कुछ वर्ड्स हैं आपको आगे, अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू आप, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू अ नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव आफ्टर बर्थ, यानी कि कोई भी जो पर्सन है जो पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि वो कितने साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। लाइक हर कंट्री का, ये कंट्री अगर ये कंट्री ए ले लेते हैं, ये कंट्री अगर बी है, तो हर कंट्री का अलग अलग, अगर ए जो है हम ले लेते हैं इंडिया है, ठीक है, बी जो है वो आपका ले लेते हैं यूएसए है, ठीक है। हर कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अलग अलग होता है, यानी कि बर्थ के बाद इंसान जो है उस कंट्री में, हर कंट्री में क्योंकि अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करता है कंट्री में अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहाँ से आएगी? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आएगी कि उस कंट्री में हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स के साथ वहाँ पे डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं, नर्सेज जो है वहाँ पर कितनी हैं, किस हिसाब से नर्सेज काम कर रही है, हॉस्पिटल्स में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है लोगों को बचाने के लिए, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 80 से 100 के अकॉर्डिंग आती है किसी भी कंट्री में, कि मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं, या लाइक जैसे हम कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा कि लाइक जापान में लोग जो है बहुत सालों तक जीते हैं, ठीक है। जापान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो करीब 100 से 110 एंड 120 तक जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, साथ ही साथ वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि वहाँ के हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ वहाँ का जो फूड
जो है, ठीक है, वहाँ का जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में वहाँ का खान पान, ठीक है, वहाँ पे जो खाने पीने का जो सिस्टम है, खान पान है, जो वहाँ का फूड है, वो खाना जो है हमारे इंडिया से और बाकी अलग कंट्रीज से जो है बिल्कुल अलग है। दे आर बेसिकली टेक अ फूड काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशनल फूड, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। फास्ट फूड वहाँ पे बहुत कम ही मतलब खाया जाता है। जापान में आप ज़्यादातर देखोगे जो उनका अगर पास्ता भी बन रहा है, अगर ये फास्ट फूड है तो उस पास्ता में अगर आपने कभी खाया हो तो उस पास्ता में उनके सब्जियां बहुत ज़्यादा मिली रहती हैं एंड दे यूजली प्रेफर टू ईट सूप्स, जो सब्जियों का सूप होता है या नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन का जो सूप्स होता है उस सबको वो ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो किसी भी कंट्री का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उस कंट्री में प्रोवाइडेड हॉस्पिटल्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों को किस हिसाब से दी जा रही है, साथ ही साथ उस कंट्री में कैसा खाना खाया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। हमारी कंट्री में ज़्यादातर अब जो है फास्ट फूड की बाहर जो है वो इतनी आई हुई है कि एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन यूज टू ईट फास्ट फूड, ठीक है। खैर ये हो गया। नेक्स्ट है बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो बर्थ रेट ये होता है कि अगर आपके जो है 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर, ठीक है, तो 1 ईयर के अंदर अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो 1000 बच्चों पे 1000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 1000 बच्चों पे जिंदा बच्चे कितने पैदा हुए, ठीक है, कि वो बच्चे जो बॉर्न हुए तो वो जिंदा कितने हुए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो गए हैं, जो लोग गए हैं जहाँ पर वो बेबीज बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बच्चों को कैसी दी गई हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बॉर्न हुए और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उस कंट्री में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, यानी कि हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बहुत अच्छा टेक केयर किया गया है। बेबी बॉर्न होने से पहले उसको बहुत अच्छा सा उसका देखभाल वगैरह की गई है। लेकिन साथ साथ में इसमें एक चीज़ और भी है कि बॉर्न होने से पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी टेक केयर करने की ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो घर के फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा होती है, ना कि किसी हॉस्पिटल की, ठीक है। ये एक फैक्ट मैं बता दूं, ये टीचर्स ज़्यादातर हेल्थ केयर फैसिलिटी पे डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर 1 साल से पहले 1 ईयर ऑफ एज, हाँ 1 साल या 1 साल से पहले कितने बच्चे मरते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हाँ उस जगह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न हो गया है तब साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के उसके पेरेंट्स को कितना पता है इसको इंजेक्शंस लगवाने हैं, इस बच्चे की जाकर हॉस्पिटल में बार बार इसको जाके चेकअप करवाना है इस बच्चे को, ये सब भी पेरेंट पे डिपेंड करता है। सारी की सारी चीज़ें जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी पे सब कुछ हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं करता। तो हाँ ये कहता जाता है साथ साथ में कि उस देश का, उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा नहीं है। हाँ उस ये भी आप कह सकते हैं कि उस कंट्री में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है हॉस्पिटल्स वगैरह में, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की नहीं होगी। डेथ रेट हो गया आपका नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1000 पर कितने लोग जो हैं मर रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पे 1 ईयर ही रख लेते हैं, तो एक साल में 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसको डेथ रेट कहा जाता है। तो ये जो मर रहे हैं तो वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसमें भी कोई पूरी आप सारा का सारा दारोमदार जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे जो है नहीं डाल सकते हैं। ये सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताई गई हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। ये टर्म्स बताने का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी की है, सारी जिम्मेदारी कंट्री की है, सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटलों की है, नर्सों की है, डॉक्टर की है, ठीक है। कंट्री का डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है अगर जो लोग बीमारियों से मर रहे हैं और वहाँ पर उनको उस बीमारी से ट्रीट करने के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग ज़्यादा मर रहे हैं। लगते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंट्री की या हॉस्पिटल की होनी चाहिए कि उस हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी और सारे इक्विपमेंट्स जो है प्रोवाइडेड होने चाहिए। ये है कि जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बर्थ रेट जो है वो भी ठीक होना चाहिए। मेन जो है इसमें आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और बर्थ रेट जो है वो हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मतलब जिस कंट्री में आप कह सकते हो कि जिस कंट्री में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और बर्थ रेट जो है अगर हाई है या बर्थ रेट अच्छा है तो वो नेशन एक हेल्दी नेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, डेथ रेट कम होना चाहिए। अगर डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट अगर बढ़ता है तो इट इज़ द इंडिकेशन फॉर अ गुड डेवलप्ड नेशन का ये एक इंडिकेशन शो करता है, ठीक है। वेरियस मेजर्स व्हिच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 69.4 ईयर्स इन
16, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इतने सारे जो हमने मेजर्स अडॉप्ट किए, अच्छी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ दी, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड करी, तो इतने सारे जो हमने मेजर्स, वेरियस मेजर्स जो अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है अब पहले के अकॉर्डिंग बढ़ गया है, ठीक है। लोग ज़्यादा अब जो है लंबे समय तक जो है जीते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा मैंने देखा नहीं है, प्रैक्टिकली अगेन यहाँ पर फिर से प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली आ जाता है, ठीक है। पहले पुराने टाइम पे लोग जो थे, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब लोग जो है ज़्यादा जिया करते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तब ज़्यादा, इकोनॉमिस्ट्स ने जो डाटा कलेक्ट किया होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यही डाटा है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है पहले से बढ़ गया है, ठीक है। ओवर 69.4% जो है वो हो गया है 2016 में, ठीक है। 69 पहले ओल्ड ईयर्स में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। ओल्ड ईयर में लोग जो थे वो पीपल, लोग लिख दिया है मैंने यहाँ पे, पीपल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है वो जीते थे। अगर आप कोई भी बुक, कोई भी कॉपी, कोई भी बुक, कुछ भी हिस्ट्री की कोई भी बैक की चीज़ आप कहीं से भी, किसी भी बुक्स में से अगर आप उठा के देख लेंगे कि किस तरीके का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हुआ करता था अर्लियर्स में, ओल्ड डेज में, तो आपको यही दिखे, ये लोग जो थे करीब 100 साल, 150 साल, इतने ईयर्स तक लोग जो थे लोग जीते थे। लेकिन आपको आज जो है हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पहले के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, ठीक है। मे बी मुझे तो ऐसा लगता है शायद ये इकोनॉमिक्स का डाटा भी जो है ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना तो अपडेटेड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं। तो गलत हैं तो गलत ही लिखनी पड़ेगी आपको, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जो गलत है वो गलत लिखना पड़ेगा आपको। Anyways, infant mortality rate IMRI has come down from 147 in 1951. infant mortality rate no doubt बढ़ गया है, 1951 में आपका 147 था, तो 2020 में 36 हो गया है, ठीक है। infant mortality rate यही कि 1 साल से पहले बच्चे जो है जिनकी डेथ हो जाती है तो वो अब जो है पहले से कम हो गया है, ठीक है। Now crude birth rate have dropped to 20.0 2018 and death rate 6.2. डेथ रेट भी जो है अब पहले से कम हो गया है। 2018 में 6.2 था विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ऊपर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है डेथ रेट भी अब पहले से कम हो गया है, और जो क्रूड बर्थ रेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि बर्थ रेट भी जो है वो अब पहले से ड्रॉप्ड हो। मीन्स जो आपके बर्थ रेट है, बच्चों का जो बर्थ रेट है, यानी बच्चे जो है कम पैदा हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये भी समझने में आता है कि भाई लोगों को अब जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने का जो डिसएडवांटेजेस है वो पता लग गए हैं। रिसोर्सेज की कमी उनकी फैमिली में होती है, उनके बच्चों को रिसोर्सेज की कमी होती है, ज़्यादा बच्चे अगर किसी के घर में होते हैं ऑब्वियसली कंट्री के भी रिसोर्सेज में फिर कमी आती है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि क्रूड बर्थ रेट जो है हमारा वो कम हो रहा है, साथ ही साथ हमारा डेथ रेट भी कम हो रहा है। डेथ रेट कम हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारी कंट्री में जो है फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइडेड की जा रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइडेड की जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा डेथ रेट भी जो है वो कम हो रहा है, ठीक। यहाँ पर एक और नेक्स्ट कुछ डाटाज वगैरह दिए हुए हैं कि हेल्थ पर हमारी कंट्री जो है किस हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स में, यानी कि पूरे साल में क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रहा है, तो ओवर ईयर का, पूरा ईयर का ये बता रहे हैं। तो HSC, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं, ये है आपका सब सेंटर, SC इज अ सब सेंटर, एंड PHEC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स जो हैं बनाए जाते हैं विलेजेस वगैरह में, ठीक है। और CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है, जो कुछ कम्युनिटीज़ मिलके चलाती हैं, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो 2014 में 1,82,000 के करीब ये हमारे कम्युनिटी सेंटर और आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर से, जो कि आपके घट गए 2019 तक, ठीक है। 2019 तक वो घट जाते हैं, आपके 1,78,000 बचते हैं, ठीक है ना। तो ये और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारे इससे ये पता लग रहा है कि हमारी कंट्री जो है वो हेल्थ पर कितना जो है खर्च करती है। एजुकेशन का भी हमने इससे पहले देखा कि एजुकेशन पे कितना पैसा लगाती है हमारी गवर्नमेंट, और हेल्थ पे कितना पैसा लगाती है, ठीक है। हेल्थ में यानी कि हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं, सब सेंटर्स आ जाते हैं, सभी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स अगर हम देखते हैं तो 2014 में 29 आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह थे, ठीक है, जो कि थोड़े से बड़े हैं। तो यहाँ पे 31 अंडर आयुष मैनेजमेंट, जो आयुष्मान जो गवर्नमेंट ने चलाया है मोदी ने, ठीक है, तो उसके अंतर्गत रहते हुए 31 हॉस्पिटल्स जो है करीब हो गए, 32 हॉस्पिटल्स हो गए पहले 2014 में। 2019 तक हुए हैं ये सारी जो डाटा आपका 2019 तक का है, ठीक है।
नेक्स्ट बेड्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड बता रहे हैं जो कि 6,75,000 के अप्रॉक्स थे और 2019 में जो है ये 8,18,000 तक जाके जो है थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई ज़्यादा खर्च नहीं करती है। ये हमारी गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन द मेडिकल काउंसिल, क्यों इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है होता है जो कि सारे कंट्री की मेडिकल के डॉक्टर्स वहाँ जाकर जो है एक पूरा रजिस्टर ऑफिस टाइप होता है, गवर्नमेंट का एक ऑफिस टाइप होता है जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल भी कहा जाता है, जिसमें जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, मतलब यानी कि जो डॉक्टर्स रजिस्टर है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेबल है लोगों को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लिनिक्स वगैरह बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक खोल रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्लिनिक खोलने के लिए भी जो है लाइसेंस चाहिए होता है डॉक्टर्स को। इसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जो है लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट से अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप जो है किसी भी तरीके का आप ये क्लिनिक वगैरह जो है आप नहीं ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंडली जो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ट्रीट कर सकते हैं लोगों को, वो भी यहाँ पर है करीब 36,000 के आसपास थे 2014 में। ठीक है, और उसके बाद ये 2019 में जाके कम हो गए, 29 हो गए, बहुत कम हो गए, 29,000 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स एट PHCs में। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर 29 रजिस्टर्ड सिर्फ डॉक्टर्स अवेलेबल है। वाओ, नाइस। इससे पता लगता है कि डॉक्टर्स की संख्या जो है कम हो गई है और शायद कोरोना में भी कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, नर्सेस वगैरह भी थी जिनकी डेथ हुई थी। नर्सिंग जो है, जो नर्सिंग है ANM वगैरह जो करके आते हैं, नर्स BSc नर्सिंग होती हैं, नर्सिंग होती हैं। ठीक है, वो थी करीब 2 लाख, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ 12 लाख हो गई है 2020 तक। ठीक है, तो 2020 तक 12 लाख हो गई नर्सेस वगैरह, जो कि 2 लाख थी 2014 में। ओके, नाउ देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़। बहुत सारी प्लेसेस हमारी कंट्री में ऐसी हैं जहाँ पर जो है इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस, बहुत सारी जगह, विलेजेस, सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मतलब जो बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटी है लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि यही सब सेंटर्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए और CHS हो गए, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए। ठीक है, सो ये इस तरीके की बेसिक मेडिकल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है। एंड देयर आर 552 मेडिकल कॉलेज हैं हमारी कंट्री में, इन द कंट्री, एंड 313 डेंटल कॉलेज है। ठीक है, जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। और ये इन 552 और 313 में से भी इन 4 स्टेट्स में 552 में से मतलब और जगहों पे एका दुक्का मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन इन 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मतलब 542 में से सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट्स में से हैं, इन्हीं 4 स्टेट में हैं। ठीक है, 542 तो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें सीट्स कितनी होती होंगी, थोड़ी बहुत डॉक्टर्स की सीट होती है। डॉक्टर्स हर साल बच्चा नीट और जी जो है हज़ारों नहीं लाखों में बच्चा देता है। ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है, आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, स्टिल डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन वो डॉक्टर्स की कमी इसलिए है क्योंकि जो क्राइटेरिया है मेडिकल का, एंट्रेंस का, नीट का, वो क्राइटेरिया जो कट ऑफ लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, नीट वाले बच्चों को जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इन बच्चों को जो है एडमिशन ही नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका, जैसे हम एज अ गुड रिसोर्स बना सकते हैं पीपल को, कैसे हम एक डेवलप्ड बना सकते हैं, एंड पीपल एज रिसोर्स में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट एज यू नो, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आपने थोड़ा बहुत 8th में पढ़ा हुआ है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। ठीक है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट तब कहा जाता है जब आपको आप जॉब करना चाहते हैं, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, विलिंग टू डू वर्क होगा यहाँ पर, टू डू वर्क, विलिंग टू डू वर्क बट जो है कैन नॉट फाइंड जॉब। ठीक है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं जॉब तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो चीज़ आती है कि जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, उसमें आएगा। ठीक है, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन includes people from 15 years to 59 years। तो वर्कफोर्स जो है हमारी कंट्री में, इंडिया में, मतलब काम करने वाले लोग जो है वो कितने से कितने साल के बीच में होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक। ठीक है, 15 साल से जो छोटे हैं, 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो बच्चे हैं। ठीक है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो उनको यहाँ पर हमारी कंट्री में मतलब काम करना अलाउड नहीं है। 59 ईयर्स से ऊपर जो है हमारी कंट्री में जॉब या नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ टू बी सेड कि 59 ईयर से ऊपर जो है 60 साल में
पर्सन को रिटायरमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में सभी में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। प्राइवेट में थोड़ा सा ये होता है 1-2 साल बढ़ा दिया जाता है, 60 या 61 कर दिया जाता है। वो भाईबंदी वाला हिसाब है, अगर कोई आपके जानने वाला है तो भाईबंदी से 60 से 61 कर दिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज बट द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट। रूरल और अर्बन एरिया में दोनों ही जगह पर, यानी सिटीज़ में, विलेजेस में, दोनों ही जगह पर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भर भर के है हमारी कंट्री में। नौकरियां नहीं है ना आज, पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती थी, लेकिन आज जो है नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी के नाम पे बड़ा सा नो लगा देती है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट बड़ा सा नो लगा देती है नौकरी के नाम पे, ठीक है। सिटीज़ में भी नहीं है, विलेजेस में भी नहीं है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो डिफरेंट है। क्राइटेरिया आप कह सकते हो, नेचर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। पहला हम देखेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है बेसिकली, उसमें 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा एक और तरीके का एक टर्म है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तो हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपने कर लिया। दूसरा होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दैट यू आर विलिंग टू डू द जॉब बट आपको अपनी मतलब अपने लेवल का जॉब नहीं मिल रहा, एंड यू आर not able to find a job according to your capability, ठीक है। आप जो है जॉब करना चाहते हो, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग जो है जॉब नहीं मिल पा रही है। से आप जो है PhD होल्डर है, ठीक है, और आपको जॉब मिल रही है, आप कॉलेज में जॉब करना, आप कॉलेज में जॉब करना चाहते हो, ठीक है। आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड से आप हो गए हो अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप PhD होल्डर हो, PhD डिग्री है आपके पास, यानी कि आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन आपको जॉब जो है अपनी डिग्री के लेवल का नहीं मिल रहा। आपको दे दिया है भाई नर्सरी KG के जो है बच्चे जो है पढ़ाने के लिए दे दिया है, जो कि एक्चुअली स्कूलों में इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती है, ठीक है। कोई भी अगर कैंडिडेट जाता है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तो अक्सर कई बार जो है इस तरीके की चीज़ें जो है स्कूलों में देखी गई हैं कि जो है बंदा PhD है या MAd है, B.Ed है, M.Ed है, B.Ed है, और उसको जो है नर्सरी KG के बच्चे पढ़ाने के लिए दे दिया, या 1 to 5 के बच्चे दे दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। और वो MA B.Ed है, PhD होल्डर भी है, PhD भी करी हुई है उसने। सो दीज आर द थिंग्स हैपन इन द प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह में, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है जैसे कि हैपन व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, जहाँ पर लोग जो है कुछ महीने तक उनको जो है जॉब नहीं मिल पाती है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन सम मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ महीने उन्हें जॉब मिलती है और कुछ महीने साल के उन्हें जॉब नहीं मिलती है। नाउ पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेसेस सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ज़्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं जो लोग टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जैसे कि अगर हम जो है आपके एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की अगर हम बात कर लें तो जैसे ऐसा होता है बहुत सारे जो किसान वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लोग खेती करते हैं, कुछ करवाते हैं, ठीक है। तो जिनके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं, जो बहुत रिच फार्मर्स होते हैं, ठीक है। आज भी रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स आज भी हमारी कंट्री में है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड होता है, ठीक है, और कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे फार्मर्स के लैंड पर काम करते हैं एज अ लेबर, उन्हें पुअर फार्मर्स कहा जाता है। या वो भी आते हैं पुअर फार्मर्स में जिनके बहुत छोटे छोटे लैंड होते हैं, वो अपनी सिर्फ कंजप्शन के लिए ही उतना ही वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो रिच फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, बीज लगाना है खेत में, ठीक है, और हार्वेस्टिंग करनी है, सोइंग करनी है, वीडिंग करनी है, तो उस चीज़ के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने खेत में जो है बहुत सारे लेबर्स जो है, बहुत बड़ा खेत है भाई, रिच फार्मर है तो ऑब्वियसली उसका खेत भी बहुत बड़ा होगा, तो वो बहुत सारे जो है लेबर जो है, बहुत सारा लेबर जो है वो एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है, अपने खेत में, ठीक है, लेबर लगा लिया। उन लेबर से आपने जो है सर्टेन बिजी सीज़न, और ये वाला जो सीज़न है जब खेतों में फसल वगैरह लगाई जाती है, तो उस टाइम पर वो जो टाइम पीरियड होता है जब खेतों में फसल लगाई जाती है, वो जो मंथ होता है वो बहुत बिजी मंथ कहा जाता है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बिजी मंथ होता है वो। और बिजी मंथ होने के वजह से उस टाइम पर वीडिंग भी होती है, सोइंग भी होती है, हार्वेस्टिंग भी होती है, सारी चीज़ें
करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, लेबर जो है अपने फार्म में लगा लेते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और उनसे जो है उस टाइम पीरियड में हार्वेस्टिंग कराएंगे, पहले सोइंग करवाएंगे, फिर फसल की कटाई का सीजन आएगा तो फसल की कटाई के लिए लेबर लगा लेते हैं, वीडिंग के लिए लगा लेते हैं, थ्रेशिंग इज डन, थ्रेशिंग होती है चावल, जैसे अगर हम चावल का एग्जांपल ले तो चावल में से धान को अलग निकाला जाता है थ्रेशिंग मशीन से, ठीक है। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए भी भाई लेबर की आवश्यकता है, लेबर चाहिए मशीन को चलाने के लिए। तो इन टाइम पीरियड्स में ये काम करने के लिए वो लोग अपने खेत में जो है लेबर को लगाते हैं, और जब इनका ये काम हो जाता है तब वो लोग जो है लेबर को वहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि एक बार जब बीज जो है डाल दिया गया, बीज बोया गया है, तो बोने के बाद उसके बाद तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि भाई बीज जो है क्रॉप बन के ग्रो होके बाहर आएगी, तो तब तक के लिए तो उनके पास कोई काम होता नहीं है, तो वो खाली बैठे रहते हैं और उनको उसका पैसा भी नहीं मिलता। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो है इन लेबर्स को काम मिलता है, तो इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब सीजन खत्म हो जाता है तब ये खाली बैठ जाते हैं, भाई 10 लेबर चाहिए या भाई 20 लेबर चाहिए, हमें पूरे 50 लेबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम के लिए वो लोग जो है बेचारे खाली बैठते हैं। जब वो खाली बैठे हुए उनके पास कोई काम नहीं है, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पता है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, पीपल जो है वो अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, कहा जा रहा है एम्प्लॉयड है, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, उसका अपना खुद का एग्रीकल्चर प्लॉट है जहाँ पे काइंड ऑफ उसको वर्क प्रोवाइडेड है। दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो ये ज़्यादातर उस केस में हम कह सकते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर जो फार्मर्स हो गए जिनका अपना खुद का प्लॉट है, जिनका अपना खुद का लैंड है, और वहाँ पर वो जो है अपना फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग अपने खुद के खेत में, तो वो जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए, उनकी पूरी फैमिली जो है उसमें लगी हुई है। अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उनकी पूरी फैमिली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। लेकिन कई बार क्या होता है, काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें लगे हुए हैं 8 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तरीके की चीज़ें ज़्यादातर जो है आपको विलेजेस में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली सिटीज़ में तो आपको एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी ये सब तो देखने को मिलेगा नहीं, तो खेत वगैरह आपको विलेजेस में ही देखने को मिलेंगे। तो विलेजेस में ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें होती है, इसमें ज़्यादातर ये भी होता है बहुत छोटे छोटे जो है प्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे लैंड होते हैं, उसमें वो लोग जो है अपनी खेती वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर उसमें जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वही एम्प्लॉयड होते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। अब जो उनके अपने खुद के छोटे छोटे लैंड हैं और जो उनके पास हैं, अब उसमें भाई 5 लोगों से भी उतना ही क्रॉप प्रोड्यूस होगा जितना भाई 8 लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं, फैमिली के मेंबर हैं, तो भाई अगर 5 कर रहे हैं तो चलो हम भी थोड़ा सा हाथ बटाने वाली यहाँ पर बात हो गई कि हम भी थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। लेकिन होगा उससे कुछ नहीं, जो क्रॉप प्रोडक्शन 5 पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं वही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वही क्रॉप प्रोडक्शन जो है 8 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि लैंड ही बहुत छोटा सा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो 3 लोग हैं, एक्स्ट्रा जो 3 पीपल्स हैं, उनकी जो है ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन स्टिल वो लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो लोग कुछ ज़्यादा, वो 3 लोग जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ द 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और वो जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं उन 3 को ही कहा जाता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन। आजकल के टाइम पे एजुकेटेड होकर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहना ऑब्वियसली ये एक कॉमन प्रथा कह लो हमारी कंट्री की है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में इतना है क्योंकि हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि सिटीज़ में भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयमेंट होना इज़ कॉमन, ठीक है। क्योंकि पढ़े लिखे में क्या आता है, पढ़े लिखे में ये आता है कि अ पर्सन जो कि इंडिया की कोई भी एक लैंग्वेज लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, तो वो पढ़ा लिखा कहलाएगा, ठीक है, एजुकेटेड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड भी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। रीसेंट एग्जाम्पल भी है बहुत सारे कि मैंने खुद देखे हैं कि गर्ल अ बॉय जो कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, तो या तो फिर वो प्राइवेट में ऑब्वियसली डिफरेंट वर्क्स कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत सारा एजुकेशन ले रखा है, उसके बाद भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास जॉब नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल कम इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कि कॉमन बात है हमारी कंट्री में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन जो हाई फाई एजुकेटेड है उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो ग्रेजुएट वालों को क्या ही जॉब मिलेगी। दैट इज वाई स्टूडेंट गोज आउट ऑफ द कंट्री, वो ट्राई करते हैं कि जो है कंट्री से बाहर जाया जा सके, ठीक है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हैड इंक्रीज फास्टर देन द अमंग मेट्रिकुलेट्स, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा आज बढ़ गया है। ग्रेजुएट है अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर ग्रेजुएट है अनएम्प्लॉयमेंट है, फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेशंस, ठीक है। मेट्रिकुलेशन मतलब 12th
मैट्रिकुलेशन 12th होता है, ठीक है। सो 12th पास वाले, मतलब 12th पास जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं, 12th पास वालों से ज़्यादा जो है जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं बच्चे, वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इज सर्टेन कैटेगरी को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ अ मैन पावर इन अदर्स। अच्छा पॉइंट है कि लाइक कई जगहों पर क्या होता है, कई प्लेसेस पे क्या होता है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, सर्टेन कैटेगरी, सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, कहीं पर किसी फील्ड का जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं पर कुछ दूसरी मतलब कैटेगरी का, अगर हम मेडिकल फील्ड का लाइक हम अगर एग्जांपल्स दे रहे हैं तो नर्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि आपने डाटा देखा तो नर्सेस 6 लाख थी, 2 लाख थी, 2 लाख से 12 लाख हुई, 2020 तक 12 लाख हुई, तो बहुत ज़्यादा है। किसी फील्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो है भरे पड़े हैं, और किसी फील्ड में बिल्कुल नहीं है। भाई डॉक्टर्स का अगर आप डाटा देखें तो डॉक्टर्स का डाटा 31 था, 31 से 30 के अप्रॉक्स 31 था, उससे वो हो गया, पहुंच गया 29,000 पे, मतलब 29,000 ओवरऑल हमारे पास सिर्फ डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो टीचर्स में भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, लाइक जो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि भाई अच्छा ऐसा काम करना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो भाई जो मैट्रिकुलेशन 12th पास वाला 10th वाले पास वाले से भी ये काम जो है कर लेगा, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को रखने की क्या जरूरत है, उसे हमें पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि 10th पास वाले से काम करवा लेते हैं कि 10th पास वाले को रख लो और पैसा भी हमें कम देना पड़ेगा। इसकी भाई कुछ टीचर्स जो है ग्रेजुएट है, एमएड है, बीएड है, कुछ टीचर्स के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का है, 25 साल का, 12 साल का, 15 साल का, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आए हुए हैं एक्सपीरियंस के साथ, अपनी डिग्रीज के साथ आए हुए हैं। तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि देखेगा भाई जिससे काम चल जाएगा, कम वाले से काम चल जाए और हमें पैसा भी जो है ज़्यादा जो है उनको देना ना पड़े, सैलरी ज़्यादा नहीं देनी पड़े, 10-12 हज़ार से काम चल जाए, ऐसा करो कोई ग्रेजुएट वाले को रख लो, और हर ग्रेजुएट या 12th पास वाले को थोड़ा बहुत, ग्रेजुएट वाले को भी छोड़ो, 12th पास वाले को थोड़ा बहुत तो पढ़ाना लिखाना बच्चों को आता ही है, और बाद में हम बोल देंगे भाई तुम एंटिटी या कुछ इस तरीके का कोई थोड़ा बहुत टीचिंग का कोर्स कर लो। कुछ एक्सपीरियंस टीचर है उसको नहीं लिया जाता है स्कूल्स में, इसलिए नहीं लिया जाता है कि भाई वो 30-35-40 हज़ार रुपये सैलरी मांगेगा, तो हम कम में काम चला लेते हैं कोई ऐसा टीचर रख लेते हैं जो मैथ्स भी पढ़ा ले, सोशल स्टडी पढ़ा ले, इंग्लिश भी पढ़ा ले, कोई ऐसा मल्टी टैलेंटेड टीचर रखे, चाहे उसे सोशल स्टडी पढ़ानी आए या ना आए, चाहे वो कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ाए बच्चों को, वो स्कूल वालों को रखना मंजूर होता है, लेकिन अच्छे टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स को, एक्सपीरियंस टीचर्स को स्कूल वालों को रखना मंजूर नहीं होता है। चाहे प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को जब आप पढ़ाने भेजें तो अच्छा है कि अगर आप टीचर्स की क्वालिफिकेशन और टीचर्स का एक्सपीरियंस भी, अगर पेरेंट्स अगर इन फ्यूचर अगर ये जानने लग जाएं कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स का एक्सपीरियंस कितना क्या है पढ़ाने का, अच्छा है, अच्छी चीज़ है अगर पेरेंट्स ये पूछे, क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं, कॉमर्स के टीचर से सोशल्स पढ़वाते हैं, सोशल के टीचर से साइंस पढ़वाते हैं, साइंस के टीचर से मैथ्स पढ़वाते हैं, मैथ्स के टीचर से सोशल पढ़वा लेंगे, साइंस के टीचर से सोशल पढ़वा लेंगे, काम चला लेंगे। There is an unemployment among the technical qualified person. On one hand, there is a dearth of the technical skill required for economic growth. अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं है, ठीक है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, ये नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हमारे पास है नहीं। जो टेक्निकल मतलब जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो हमारा देश जो है डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन जो टेक्निकल क्वालिफाइड जो लोग हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो खुद अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको खुद को जॉब नहीं मिल रही। तो भैया जो हमारे पास ऑलरेडी जो क्वालिफाइड टेक्निकली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग जो हैं पहले उनको तो भैया जॉब दो, तब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप आगे ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास है नहीं, भाई जो हैं ऑलरेडी, जो पॉपुलेशन खाली बैठी है, बिना काम के बैठी है, अनएम्प्लॉयड बैठी है, पहले उनको तो जॉब दीजिए, ठीक है। जो है पढ़ लिख के घर पे बैठे हुए हैं, पहले उन्हें तो जॉब कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, पहले उनको तो जॉब दे गवर्नमेंट। ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। जो मैन पावर है वो वेस्ट हो रहा है, यानी मैन पावर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो वर्किंग वाला जो कैपिटल है, वर्किंग ह्यूमन है हमारे पास, वो वेस्ट हो रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि जॉब ही नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हमारी कंट्री में जॉब नहीं होंगी तो वो वेस्ट हो रहा है। पढ़ा लिखा है वो वर्किंग कैटेगरी में आ सकता है, पढ़ा लिखा होकर वो घर पे बैठा हुआ है, बहुत हाई क्वालिफाइड है और वो घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो पीपल हु आर एन एसेट बिकेम अ लायबिलिटी, और जो लोग कभी एसेट बन सकते थे, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वर्किंग पॉपुलेशन ही जो है हमारा एसेट है, ठीक है, तो वर्किंग पीपल ही हमारा एसेट है। तो जो लोग एसेट बन सकते थे वो अब लायबिलिटी बन गए, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, और वो जो है पढ़े लिखे होके वो जो है घर पे बैठे हुए हैं। तो घर पे बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने माँ बाप पे डिपेंड है, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, तो वो देश के लिए लायबिलिटी हो गए, अपने पेरेंट्स के लिए एक लायबिलिटी बन गए। क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपेयर अमंग द यंग पीपल, और जिसकी वजह से जब उनको जॉब नहीं मिल रही है
बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी प्लेसेस पे ट्राई किया। कई ऐसे लोग हैं, कई बहुत हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी यंग जनरेशन है जिसके पास जॉब अभी भी नहीं है, तो इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। सिर्फ ऑब्वियसली सी बात है कि वो बंदा जो है वो होपलेस हो जाएगा जब उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो परेशान हो जाएगा। तो उसके पास दो ही है कि वो परेशान होता जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली एक फर्स्ट जो उसका ऑप्शन है कि वो बाहर चला जाए, बाहर ही जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब जॉब नहीं मिल रही है, अगर वो इतना कैपेबल है कि वो बाहर जा सके तब तो वो बाहर जाएगा। नहीं, जब वो इतना कैपेबल भी नहीं है कि वो बाहर जा सके, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो जो है डिप्रेशन में चला जाए। नाउ इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। और भाई घर के जो बाकी लोग होते हैं, भाई इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारे पास जो जिनको मिल है जॉब, जिनके पास जॉब है ऑलरेडी, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो है पूरा लोड आ जाता है। किस चीज़ का लोड आ जाता है कि अगर फैमिली में 2 या ज़्यादातर फैमिली में जो है 4 बच्चे कहीं नहीं होते हैं, 5 बच्चे आज के टाइम पे बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम है। जो पुराने टाइम में उनमें 4 और 5 बच्चे होते हैं, आजकल ज़्यादातर 2 या मैक्सिमम 3 हो गए, ठीक है। तो जिस फैमिली में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब 2 बच्चे हैं, अब उन 2 बच्चों में जो है एक के पास जॉब है, ठीक है, और एक के पास जो है जॉब नहीं है, ठीक है। पहले मान लीजिए पहले दोनों जॉब कर रहे थे, भाई एक की जॉब छूट गई या कुछ ऐसा हो गया जो उसको जॉब मिली ही नहीं है या पहले भी नहीं थी, तो एक ही, और उसके फैमिली में 2 उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बेटा एक बेटी है और बेटी की शादी है, हो गई है, बेटी की फैमिली है। तो अब वो सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटा ही सब कुछ कर रहा है, बेटा के ऊपर जो है बोझ आ गया है, उसको अपने बीवी बच्चों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है। आजकल बेटे कोई नहीं देखते हैं, फैक्ट ये है कि बेटे कोई नहीं देखते, बेटियाँ ही देखती है, ठीक है। सो ये ऐसा हो भी सकता है, और समटाइम इट इज़ ऑल्सो हैपन कि बेटा घर पे बैठा हुआ है, बेटी के पास ही सिर्फ जॉब है, ठीक है, और यहाँ पर बेटे की फैमिली है, उसकी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो लड़की ही सारा जो है पूरी फैमिली का खर्चा वर्चा उठा रही है, तो लड़की के ऊपर पूरा का पूरा ये सारा बोझ जो है लड़की के ऊपर आ रहा है। तो वर्किंग लोड जो है वो सारा का सारा लड़की पे आ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो लाइफ की जो क्वालिटी है, यानी कि जब जॉब नहीं मिल रही है किसी भी पर्सन को, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पा रहा है। जब आपके पास जॉब नहीं है, जब आप कमा नहीं रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं। नौकरी नहीं है, जवान लोग हैं, जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां यहाँ वहाँ घूमते हैं, स्पेशली बॉयज़ का ज़्यादा होता है। जॉब नहीं है तो फिर वो यहाँ वहाँ, घर से बाहर यहाँ वहाँ जॉब ढूंढते जो है वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं। आवारागर्दी जिसे कहते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो आवारागर्दी टाइप करने लग जाते हैं। तो वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ही एडवर्सली अफेक्टेड होता है। तो ऐसी चीज़ें सोसाइटी के लिए भी ख़राब होती है, जहाँ लड़कों के पास जब जॉब नहीं है और लड़के जो है आवारागर्दी करने लग जाते हैं। ऐसा होता है, फैमिली को जो है बहुत ही बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पर जो है जीना पड़ता है, ठीक है। बट कुछ कई थोड़े पैसे जमा कर उन्हें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पे लगाना पड़ता है। देयर इज अ जर्नल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड द राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। कई बार ऐसा होता है, वो लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई डिसीज़ हो जाती है, तो वो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह भी जो है नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। कोरोना के टाइम पीरियड में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखी गई, क्योंकि उस टाइम पीरियड में, उस दौरान जो है लोगों की जॉब जो है बहुत छूटी हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना में ही जॉब छूटी हैं, और ऑल ओवर भी अगर आप पूरे साल या पूरे ऑब्वियसली बात है, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में घर घर जाकर हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि किस फैमिली में कब इस तरीके की परेशानियां आई, लेकिन आती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक, बार बच्चों को स्कूल से जो है विड्रॉल करना पड़ जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और ऐसा हमारे और आपके साथ भी ये सारी सिचुएशन जो है हमारे और आपके सामने भी फेस, हम इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को कर चुके हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में एक बहुत ही बुरा और खतरनाक चीज़ है, ठीक है। पता है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ऑब्वियसली सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पे भी बहुत इफेक्ट करता है। जब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कई बार बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे कंट्री का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जितनी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, उतना ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जाएगी, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि हमारा देश जो है, कहने को कि जो है भाई देश जो है डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन डेवलप्ड तभी माना जाएगा जब बहुत सारे क्राइटेरिया जो है इसके जो है कंप्लीट होंगे, और उन क्राइटेरियाज में आपका एजुकेशन आता है, जो हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं,
उन क्राइटेरिया में एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, या एम्प्लॉयमेंट कह लो, एम्प्लॉयमेंट आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक डेवलप्ड कंट्री की जो है निशानी है, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और तभी हम देश को डेवलप्ड कह सकते हैं। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हम देश को डेवलप नहीं कह सकते। हमारी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जाती जाएगी। वी डोंट कॉल इट अ डेवलप्ड कंट्री। लोग बोलते हैं आज भी, जिनको नहीं ये सारे क्राइटेरिया नहीं पता है, जो नॉर्मल लोग हैं ना, नॉर्मल पीपल है, जिन्होंने कभी सोशल स्टडी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, जिनको डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरियाज क्या हैं, डेवलप्ड किसी कंट्री को हम कब बोलते हैं या तब बोलेंगे या कब बोला जाएगा, जिनको ये पता ही नहीं है वो बोलते हैं अरे मोदी जी बहुत तरक्की कर रहे हैं, अरे मोदी ने बहुत डेवलपमेंट किया है, मोदी ने फलाना डेवलपमेंट किया है, ढिमाका किया है, ये किया है, वो किया है, इस तरीके की चीज़ें बहुत बोलते हैं, ठीक है। बट लिटरली आई डोंट एग्री विद ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि उस कंट्री को फुलफिल करने पड़ते हैं। It also wastes the resources which could have been gainfully employed. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारा रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, रिसोर्स वेस्ट होता है हमारा, which could have been gainfully employed। तो अगर ये एम्प्लॉयड होते तो इन रिसोर्स को वही एम्प्लॉयड लोग जो है वो इजीली वो प्रॉपरली यूज करते। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज दे नेचुरली अपेयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। ऑब्वियसली अगर लोग जो हैं, पीपल जो है, जो एम्प्लॉयड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल है, हेल्थ अच्छी है, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्स, अगर लोगों को, वर्किंग पॉपुलेशन को, जो सब काम कर सकता है वो वाली पॉपुलेशन या पीपल जो सब काम कर सकते हैं, अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि लोगों को एज अ प्रॉपर रिसोर्सेज की तरह यूज़ ही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, लोगों को एम्प्लॉयड ही नहीं कर पा रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, लोगों को नौकरियां दे नहीं पा रही है, तो वो इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर वो घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं। कंडीशन इन इंडिया में किस तरीके की कंडीशन है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। इंडिया की कंडीशन क्या है? इंडिया की कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ पर कंट्री में जो है ऑब्वियसली कई चीज़ें सोच के ना, मैं सच आपसे ये बात कहने वाली हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हमारी कंट्री में होती हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद अ लो इनकम, मतलब बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप जो है हमारी कंट्री में वो काम में झोंका गया है, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा भी लो इनकम ग्रुप में भी अगर आता है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो वो काम कर रहा है, उसको हमारी कंट्री में एज एम्प्लॉयड लेबर के तौर पर जो है वो देखा जाता है कि भाई ये एम्प्लॉयड तो है, एटलीस्ट चाहे वो महीने के 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा हो, चाहे वो डेली के 200-300 रुपये कमा रहा हो, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये चाहे मंथली के कमा रहा हो, लेकिन ये है कि उसको एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। पर ऐसा तो लग रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द, मतलब पूरे साल वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो काम ना तो वो अपनी पोटेंशियल, जो उनकी पोटेंशियल है उस हिसाब से ना वो काम कर रहे हैं, और ना ही उनको इनकम इतनी मिल रही है। सो इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। ये यहाँ पर आ जाता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियसली अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है कि जब इंसान को या जब किसी पर्सन को जो है अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं मिल रहा है, जो उसकी डिग्री है, जो उसकी मतलब डिग्रीज है, बहुत सारी डिग्रियां हैं उसके पास, ठीक है, पीएचडी होल्डर है या जॉब नहीं है, तो भाई यही कोई जो टीचर्स होते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं कुछ है, लेकिन स्टिल वो जो है छोटे बच्चों को जो है वो फर्स्ट सेकंड के बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी पोटेंशियल से, वो उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं है, ना ही उनको उनकी इतनी इनकम मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, तो ऐसा लगता है कि उन जो काम वो कर रहे हैं वो उनके ऊपर जो है थोपा गया है, उनको ज़बरदस्ती उनसे मतलब करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, और इसलिए वो अपनी चॉइस का कुछ, अपनी पसंद का कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो या तो फिर वो मतलब घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं कि भाई अगर हमें अपनी मर्जी का काम मिलेगा तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज जो है हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो गरीब जनता है हमारे देश की, वो गरीब जनता जो है घर पे खाली नहीं बैठ सकती है। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी, उन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है एंगेज होना पड़ता है, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, जितनी उनकी अर्निंग की पोटेंशियल है, ठीक है, जितना भी उनको किसी भी काम में डाल दिया जाए, उनको सिर्फ कमाना है, और कमाना क्या है, उन्हें कमा के दे आर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि उनको कमा के अपने बच्चों का पेट पालना है, उन्हें 2 कपड़े पहनाने हैं, उन्हें छत चाहिए, किराए का मकान चाहिए, छोटी सी झोपड़ी चाहिए उनको रहने के लिए, मतलब अपने वो डेली यूज़ का जो है जुगाड़ जो है ना, अपने पेट भरने के लिए वो जुगाड़ जो है उनको करनी है, और उसको करने के लिए वो किसी भी तरीके के काम में उनको एंगेज कर दो, किसी भी तरीके की काम उनसे करवा लो, वो करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगेन एक प्रैक्टिकल चीज़ और है, आजकल का गरीब ऐसा है कि वो गरीब भी ऐसा हो गया कि अपनी मर्जी का काम वो करेगा,
अगर आप उसे बोलोगे कि हम आपको ऐसा काम दे रहे हैं, आप ये कर लो, हम आपको इसके इतने पैसे देंगे, नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा और मुझे ये काम भैया पसंद नहीं है, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो हमारी पसंद का जो काम मिलेगा। मतलब गरीब में आज के टाइम पे गरीबों में ये भी चीज़ आ गई है कि भाई उसको भी भैया अपनी पसंद का काम चाहिए। कोई थोड़ा सा अगर किसी ने बोल दिया कि भाई हमारे घर का 4 काम कर दे, तो वो काम नहीं करेगा, हम तुझे पैसे दे देंगे, वो नहीं करेगा वो। लेकिन उसको पता नहीं कौन सी हाई फाई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन किसी के घर का काम नहीं करेगा, किसी की हेल्प नहीं करेगा, उसे 4 पैसे मिल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। उनके भी गरीबों के भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा नखरे हो गए, उन्हें भी स्पेशल टाइप का काम चाहिए। इन प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। लोग जो है ज़्यादातर एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब ज़्यादातर एंगेज होते हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होते हैं, तो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। यानी कि वो लोग दूसरे की कोई सरकारी नौकरी नहीं होती, सरकारी जॉब नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग खुद अपने ही खेत में काम करते हैं, तो इसलिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, अपने आप को ही काम देना। ठीक है ना। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर भाई जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा एग्रीकल्चर आता है। तो ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एब्जॉर्विंग, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में ही काम करता है। करीब करीब 50% ऑफ द पीपल जो है वो एंगेज्ड हैं किस एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो आज के टाइम पे, आज के सालों में क्या देखा गया है, इन रिसेंट ईयर बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और बढ़ने की वजह से देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए लोग जो है डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन पे जो लोग डिपेंड रहते थे वो जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के वजह से जो लोग अब पॉपुलेशन पे डिपेंड रहते थे, जो पॉपुलेशन जो थी अब या जो लोग एग्रीकल्चर करने वाले जो लेबर है जो अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती थी, या जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही सारा डिपेंड रहना है, मतलब एग्रीकल्चर ही है हमारे पास काम और कोई नहीं है, वो जो है कम होने लगे, उनमें डिक्लाइनेशन होने लग गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में ज़मीन उतनी है, ठीक है, तो हमारे कंट्री में भाई 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हमारा एरिया है। तो एरिया तो हमारा इतना ही रहेगा ना, ज़मीन हमारे पास इतनी है तो इतनी ही रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है, इन ज़मीनों का जो है वो बंटवारा होता जा रहा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ज़मीन है, ये पहले पुराने ज़माने में एंसेस्टर्स थे, मान लीजिए एक ही ये बेटा था या एक ही फादर थे जो भी थे, तो उनके फादर की ये बेटी की ये एक ज़मीन थी। अब पता लगा इनके 2 बेटे थे या 3 बेटे थे, तीनों में इन्होंने ज़मीन बढ़ दी। अब वो तीनों की ज़मीन जो है वो अलग अलग हो गई, फिर ज़मीन जो है वो बढ़ती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है, इन तीनों की ज़मीन अलग हो गई। उसके बाद इन सब के भी भैया मान लीजिए 2 बेटे निकले, किसी का 1 बेटा निकला, किसी के 2 बेटे निकले, तो ये ज़मीन का फिर बंटवारा हो गया। तो ज़मीन तो है तो उतनी, लेकिन ज़मीन जो प्लॉट सबके हाथ में जो आ रहे हैं, जो ज़मीन सबके हाथ में आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बेटों के हाथ में जो लैंड आ रहा है वो जो है कम होता जा रहा है। तो कम होता जा रहा है तो इसलिए लेबर जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, लेबर बच रहा है हमारे पास, लोग जो है लेबर को अब रख भी नहीं रहे हैं काम के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो सरप्लस लेबर, अगर हम वही लेबर को, एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू ईदर सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। जो सरप्लस लेबर है हमारे पास, जो एक्स्ट्रा लेबर है, अगर उसी लेबर को हम जो है सेकेंडरी या टेरिशरी सेक्टर में अगर हम शिफ्ट करते हैं, उनको वहाँ अगर एम्प्लॉयड करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी जो है वो डेवलप करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में भी जॉब ही नहीं है हमारे पास, तो हम एग्रीकल्चर से उठा के उन्हें कहाँ सेकेंडरी और टेरिशरी में जो है घुसाएंगे। ठीक, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है भाई, सेकेंडरी सेक्टर में ये है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्विंग। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर भी कई लोग जो है एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं, शॉप्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, ठीक है, जनरल स्टोर्स हो गए। तो लेबर जो है, मोस्ट लेबर जो है वो लेबर एब्जॉर्बिंग क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो काम करने के लिए घुसा हुआ है वहाँ पे। यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर चल रहा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन वर्क भी आ जाता है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एम्प्लॉयड है। ठीक है, नहीं है सेकेंडरी सेक्टर में भी कोई बहुत ज़्यादा जॉब जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जो लोग हैं एम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ पर भी लो जॉब्स है। टेरिशरी सेक्टर अगर हम देखते हैं तो वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक द बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेरिशरी सेक्टर में भी भाई कई नई जॉब जो हैं आ रही हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत न्यू मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो जो मेडिकल्स वाले हैं या जो साइंस वाले हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड है। हाँ, बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स होती हैं आईटी सेक्टर्स में, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज वगैरह बहुत अच्छा रहता है, लाइक इसमें बहुत सारी है, कोडिंग है, डाटा साइंस है। इस चीज़ को भी अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छा और अगर हम इसको बढ़ा सकें, अगर हम इसको और इंक्रीज़ कर सकें
तो भी जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि भाई डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है वो चांसेस रहेंगे। तो उस विलेज की स्टोरी के बारे में देखेंगे हम कि अब इस स्टोरी में क्या पढ़ने को हमें मिलता है। Now there is a village inhabited by several families. Each family met its need by the members making their own clothes and teaching their own children। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक विलेज है जहाँ पे सेवरल फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, फैमिली जो है मेट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स। तो हर फैमिली में ईच फैमिली वो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करती है कि उनकी खुद की फैमिली, हर फैमिली के मेंबर जो हैं वो अपने लिए क्लोथ्स जो हैं वो खुद बनाते हैं। टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो खुद पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह भेज सके। ठीक है, तो इसलिए वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। वन ऑफ द फैमिलीज सेंड वन ऑफ इट्स सन टू अ एग्रीकल्चर कॉलेज। तो लेकिन उनमें से एक फैमिली थी जिसने अपने बच्चे को जो है ना एक एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजा। एंड आफ्टर सम टाइम ही बिकेम अ क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियर। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने पैसा खर्च किया, एजुकेशन पे पैसा लगाया और पैसा वगैरह लगा के उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलाई और एग्रीकल्चर कॉलेज में उसने ट्रेनिंग ली। ठीक है, एजुकेशन ली, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी और कुछ टाइम के बाद जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड, बहुत ही बढ़िया एग्रो इंजीनियर बन के जो है वो उन्हीं के गाँव में दोबारा अपनी विलेज में आया। When he came back to the village, he improved types of ploughing and which increased the yield of wheat। अब भाई वो अपने विलेज में जब आया तो उसने क्या किया, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी हुई थी, पढ़ाई करी थी, एजुकेशन करी थी, उसने टेक्नोलॉजीज भी सीखी थी। ठीक है, और ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर की जब पढ़ाई कर रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए ही उसने नई टेक्नोलॉजी सीखी थी और उस नई टेक्नोलॉजी को और उसने अपनी एजुकेशन को अपने विलेज में वापस आके अपनी फील्ड में उसने वो ट्राई किया। इम्प्रूव द टाइप ऑफ प्लॉग, यानी कि जो खेत में जो गुड़ाई वगैरह जो होती है उसमें जो सीड्स वगैरह लगाए जाते हैं, सीड्स में उसने नए तरीके की, नई टाइप्स की उसने सीड्स यूज़ करी, नए तरीके के उसने साइंटिफिक रिसर्च यूज़ करके उसने अपनी वीट की जो कैपेसिटी थी, अपनी वीट की जो ईल्ड थी उसको इंक्रीज़ किया। ठीक है ना, मतलब अब पहले जितना वीट ग्रो होता था अब उससे ज़्यादा वीट जो है उसके खेतों में उसके ग्रो हो रहा था। दे सोल्ड द सरप्लस इन द विलेज एंड अर्न गुड प्रॉफिट। और वो क्या करते थे, अब क्या करते थे, क्योंकि उनके खेत में बहुत एक्स्ट्रा वीट ग्रो हो रहा था, बहुत अच्छा वीट की जो प्रोडक्शन था वो पहले के अकॉर्डिंग वीट का प्रोडक्शन उनकी विलेज, उनके फार्म में, उनके खेत में वजह से उन्होंने क्या किया, जो सरप्लस था वो जो थे सोल्ड कर देते थे विलेज में, जितना सरप्लस एक्स्ट्रा बचाता है, एंड अर्न गुड प्रॉफिट, मतलब कुछ अपने लिए रख लेते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो जितना उनको ज़रूरत होती थी वो अपने लिए रख लेते थे और बाकी वो लोग जो है विलेज में जो है सोल्ड कर देते थे, जिससे उनको काफ़ी अच्छा जो है गुड अर्निंग का प्रॉफिट भी उनको जो है काफ़ी अच्छा होता था। तो इससे इंस्पायर होके, इससे जो है काफ़ी मतलब इम्प्रेस हुए तो गांव के जो बाकी लोग थे ना उन लोगों ने क्या किया, पंचायत में मतलब जाके बात करी। ऑल फैमिलीज हेल्ड अ मीटिंग एंड रिक्वेस्ट द पंचायत टू ओपन अ स्कूल। तो वहाँ पर लोग इंस्पायर्ड होकर बाय द सक्सेस ऑफ ऑल द फैमिलीज, मतलब गाँव में जो है हमारे एक स्कूल खोला जाए और स्कूल खोला जाएगा तो भाई सब बच्चे जो है वहाँ स्कूल में भाई स्टडी करने जाएंगे। तो वेन द विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट की हेल्प से जो है स्कूल वॉज ओपन एंड अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाई टाउन। ठीक है, तो गवर्नमेंट की हेल्प से वहाँ पर एक स्कूल खोला गया और स्कूल खोलने के बाद वहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट किया गया, अपॉइंट किया गया, जो कि आसपास की जो कुछ सिटीज़ थी वहाँ उन सिटीज़ से जो है वो टीचर्स वगैरह आए हुए थे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली हैव अ ट्रेनिंग टू हिज डॉटर टू टेलरिंग। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पढ़ते एक फैमिली ने जो है अपने घर की डॉटर को जो है टेलरिंग की ट्रेनिंग दी, कपड़े सिलने वगैरह की ट्रेनिंग दी एंड शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ फॉर ऑल द फैमिली। और उसने क्या किया, बाकी जितने भी विलेज में जो है जितने भी लोग रहते थे उनकी फैमिलीज़ के, मतलब उन विलेज के लोगों के लिए जो है उसने कपड़े वगैरह सिलना जो है शुरू कर दिया। कपड़े वगैरह सिलना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, उसको अब अच्छी खासी जो है उसको अर्निंग भी हो जाती थी, लोग पैसे देते थे, उससे अच्छी अर्निंग हो जाती थी। दस अनदर न्यू जॉब दैट वाज अ टेलर वाज क्रिएटेड। इससे ये पता लगता है कि भाई एक नई जॉब और क्रिएटेड हो गई विलेज में, और वो जॉब किसकी थी, वो जॉब थी आपकी टेलर की। और इससे ये भी है कि जो भाई बाकी लोग देख रहे थे, बाकी लोग इन सारी चीज़ों को जो वॉच कर रहे थे, तो उनको भी ये पता चलता है कि भाई एक टेलर की भी कोई एक जॉब जो है होती है, जिससे हम जो है उस जॉब से हम भी जो है इससे अर्निंग जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें, इस स्टोरी से हमें देखने को ये मिलता है कि भाई अगर गांव का एक भी बच्चा जो है अगर वो पढ़ लिख जाता है विलेज का, तो बहुत सारी चीज़ें जो है विलेज में चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है सुधर सकती हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ के विलेज के लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें ये, इस स्टोरी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भाई बहुत सारी भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, विलेज में टेलरिंग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, विलेज में जो
जो एग्री कल्चर की ट्रेनिंग लेके जो उनका लड़का आया हुआ था, उसने वीट के में मतलब खेती में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नई चीज़ों को यूज़ करके उसने वीट का प्रोडक्शन भी जो है इंक्रीज़ करने की जो है उसने कोशिश करी। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों का ये पड़ता है कि भाई टाइम ऑफ अ फार्मर इज़ गोइंग फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। अब जो फार्मर्स थे ना, जो फार्मर्स की फैमिली थी, बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पे, बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, तो जो फार्मर्स की जो फैमिली थी जो कि अपने घर के लिए मतलब अपने बच्चों के लिए खुद ही जो है जो क्लोथ्स वगैरह बनाती थी, अब उनका टाइम जो है वो सेव हो रहा था। ठीक है, अब उनका टाइम सेव हो रहा था। फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, ईल्ड द फार्मर वेंट अप। अब जो है फार्मर ज़्यादा टाइम जो है वो अपना फील्ड में लगा रहे थे, और फील्ड में लगाने की वजह से उनके फार्म की जो ईल्ड थी, ईल्ड मतलब यानी कि उनका प्रोडक्शन, फार्म का जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, फार्म की जो ईल्ड है वो बढ़ रही थी, बहुत अपना अच्छा वो फार्म में जो है अच्छा टाइम भी दे पा रहे थे, और अच्छे से जो है वो अपने फार्म को वो देखभाल कर पा रहे थे। नाउ दिस वाज बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विलेज जो है वो प्रॉस्पर होके सामने आ रहा है, मतलब वहाँ पे जॉब्स भी हो रही है, टेलरिंग की भी जॉब हो गई, एक स्कूल खुल गया तो टीचिंग की भी जॉब हो गई वहाँ पर। ठीक है, फार्मर्स अपनी फील्ड में ज़्यादा टाइम दे पा रहे थे, तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा था, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। द फार्मर हैज़ मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब फार्मर्स के पास जो है वो पहले से ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कंज्यूम करने की, मतलब पहले जो रोटी कपड़े और मकान के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, खुद ही सब कुछ करते थे, अब ज़्यादा फार्मर्स के पास जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो रही थी। धीरे धीरे और भी फैसिलिटीज़ उनके पास आ रही थी। ओवर टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, द विलेज विच अर्लियर हैड नो जॉब, जहाँ पे पहले कभी कोई जॉब नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी किसी भी जॉब की, नाउ दे हैव मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, ठीक है, एग्रो इंजीनियर्स। तो एग्रो इंजीनियर वो जो लड़का बन के आया तो उसने बाकी लोगों को भी बताया कि भाई एग्रो इंजीनियर बनने के क्या जो है प्रॉफिट्स है और क्या फ़ायदे हैं, आप अपने खेत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्कूल्स वहाँ पे पहले एक गवर्नमेंट स्कूल्स था, उसके बाद वहाँ पे और भी स्कूल्स जो है ओपन होने लगे, वहाँ पे टीचर्स भी और ज़्यादा एम्प्लॉयड होने लगे, तो वहाँ पे टीचर्स की भी जॉब जो है अब आने लगी, टेलर की जॉब वहाँ पे आने लगी। द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एनेबल द विलेज टू इवॉल्व इनटू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड द मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो राइजिंग लेवल यानी ह्यूमन कैपिटल का जो लेवल था अब जो है पहले से बढ़ गया था। विलेज टू इवॉल्व इनटू अ प्लेस, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का लेवल बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ना प्लेस रिच विद द कॉम्प्लेक्स एंड द मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्कूल्स भी आ गए हैं, टेलरिंग का मतलब स्कूल्स भी आ गए हैं, जॉब्स भी आ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर आ गई हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा है ना मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आई, वो जो बच्चा था जो एग्रो इंजीनियर बन के आया था, उसके वजह से उसने जो है मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अपने खेतों में उसने अप्लाई करी। ठीक है, विलेज जो था वो काफ़ी समृद्ध होता गया और मॉडर्न चीज़ें उस विलेजेस में यूज़ होने लगी धीरे धीरे, उससे बच्चों का भी भला हो रहा था, बच्चे अब पढ़ रहे थे और बहुत नई एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, नई एजुकेशन के बारे में जानने को भी मिल रहा था, तो गांव का भी भला हुआ उससे और बच्चों का भी भला हुआ, साथ साथ में गांव के लोगों का भी वहां पर जो है भला हुआ। गांव जो था अब डेवलप्ड गांव में आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि किस रेंज के, किस ईयर के अंडर में जो है बच्चे की अगर डेथ हो जाए, तो वो आंसर, वो ऑप्शन यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर लाइफ की जो लॉन्गिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, अगर बढ़ रही है लाइफ की लॉन्गिविटी, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर, बेटर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने बताया था, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताएंगे। The scheme of establishment of residential schools to impart education to talented children from rural areas, and that is कौन से ऐसे schools है establish स्कीम्स के अंडर में रेजिडेंशियल स्कूल जो है स्टैब्लिश हुए हैं, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और नन ऑफ द अबव, जिसमें गवर्नमेंट जो है हॉस्टल भी प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए, वहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है और उनको साथ साथ में फ्रॉम द रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन, कौन से एज ग्रुप में सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, हम ह्यूमन कैपिटल में क्या इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक वर्किंग पीपल बनेगा, डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल बनेगा, या एक बहुत अच्छी कैपिटल बन के आएगा जो कि देश के लिए एक एसेट का काम करेगा, ना कि लायबिलिटी का काम। Now, which one of the following is considered important to create a virtuous cycle by the parents? तो इसमें से कौन सा है जो important है कि एक virtuous cycle पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट की जा सकती है। To send their children to the school, to provide good food to their children, to join their children in corporate schools, to take to the health and the education of their
children. ठीक है, एक assertion and reason. Educated parents are found to invest more heavily on the education on their children. Assertion है, reason है, they don't want their children to be unemployed in future, क्योंकि वो अपने बच्चों को unemployed नहीं देखना चाहते, इसलिए वो अपने बच्चों की educated parent to invest more heavily on education of their child, इसलिए वो अपने बच्चों की education पे ज़्यादा heavily खर्च करते हैं. प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई विल चेक पर्सनली और मैं उसके रिप्लाई भी करूँगी आपको. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और आगे अब आपको कौन से चैप्टर पे सेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. वैसे तो सारे चैप्टर वाइज मतलब 1 by 1 हम सारे चैप्टर्स जो हैं सारे के सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के कर रहे हैं. 9th की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के कर रहे हैं. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कि हाँ आपको नहीं समझ में आया, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन, जो भी हम चैप्टर्स डालते हैं, जो भी नए चैप्टर्स हम डालेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आपके बेल आइकॉन के थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय.